यस। सो गाइस, आज हम आपके साथ थ्योरी ऑफ मशीन लेके हैं। थ्योरी ऑफ मशीन स्टार्ट कर रहे हैं आपके इस बैच में, एनसीएल का जो बैच है, ठीक है ना। तो बाकी यस, गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए, तो आई होप ऑडियो वीडियो क्लियर है। तो अब हम कंटेंट स्टार्ट करते हैं अपना, और ये फुल कंटेंट पढ़ने स्टार्ट करेंगे। ध्यान रखिएगा, थ्योरी ऑफ मशीन जो है तो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट, अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। एक्चुअली दिस सब्जेक्ट इज काफी इंटरेस्टिंग भी है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है ना। अगर आप इसकी गहराइयों को पढ़ोगे तो आपको कहीं ना कहीं ये फिजिक्स के से कनेक्शंस दिखेगा, क्योंकि ये फिजिक्स के कंसेप्ट को यूज किया करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपके सामने इस सब्जेक्ट को बहुत ही सिंपल वे के सामने प्रेजेंट करें। इसके हर एक फैक्ट एंड कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, उस कंसेप्चुअल टर्म्स होगा, कीवर्ड्स होंगे, इसके फॉर्मूला होगा, वो आपके प्रेजेंट करूं बहुत ही सिंपल वे में, ठीक है ना। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं थ्योरी ऑफ मशीन्स के साथ। हाँ, क्लियर है सब। तो गाइस, पहले हम करेंगे कि इस मशीन के थ्योरी ऑफ मशीन में, अगर आप देखोगे, जिसको आप प्यार से टॉम बोलते हो, थ्योरी ऑफ मशीन, जिसको आप प्यार से टॉम बोलते हो, तो इसमें क्या क्या पढ़ना है अपने को, ये इंपॉर्टेंट है। अब ठीक है, क्या क्या पढ़ना है ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज द इंपॉर्टेंट इज व्हाट, सिंपल मैकेनिज्म। सिंपल मैकेनिज्म, ये चैप्टर आपके एनसीएल में भी मेंशन है, बाकायदा मेंशन है सिंपल मैकेनिज्म। अगर आप देखोगे तो ये मेंशन है आपका सिंपल मैकेनिज्म, ठीक है। अच्छा, ये जो है दूसरा जो है मोशन एनालिसिस, मोशन एनालिसिस, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आपका गियर ही मेंशन है ओनली, गियर एंड गियर ट्रेन मैं पढ़ा दूंगा एक्स्ट्रा, ठीक है ना। गियर ओनली मेंशन है आपके सिलेबस में, गियर मेंशन है, ठीक है ना। क्वेश्चंस आपके गियर से ही आता है, लेकिन गियर ट्रेन छोटा सा है, उसको पढ़ लेंगे हम, ठीक है ना, छोटा सा है, आपका पढ़ लेंगे। नेक्स्ट है आपका फ्लाईव्हील, फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, मतलब गवर्नर की बात कर रहा है, तो गवर्नर भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, कंपाउंड गियर ये सब रहेगा, ठीक है ना, बहुत सारे हम पढ़ेंगे। तो एक्चुअली अब कोई बोलेगा कि सर गियर ट्रेन तो लिखा नहीं है साफ साफ, तो आप क्यों पढ़ा रहे हो, क्वेश्चन आया है। अब आपको हर एक चीज नहीं लिख के देगा, आपको सिर्फ मेंशन करेगा। अच्छा, उस सिलेबस में देखोगे ना, तो ये भी मेंशन है कि जो आपके इंडियन इंस्टीट्यूट्स में आपके जो इंडियन सिलेबस है, एआईसीटी के अकॉर्डिंग सिलेबस डिजाइन किया गया है। हम क्लेम नहीं कर सकते आपने नहीं लिखा तो क्यों दिया सर, वो तो बोल देगा एआईसीटी के जो सिलेबस में मेंशन है वो आपको पढ़ना है। यस, नमस्ते चौरसिया जी, नमस्ते, ठीक है ना। तो गाइस देखो, ये गवर्नर आपका पास सिंपल मैकेनिज्म, मोशन एनालिसिस, गियर, गियर ट्रेन, ये कोई मत बोलना कि सर गियर ट्रेन नहीं है, अरे पूछ लेता है भाई, फ्लाईव्हील, गवर्नर। अब बात आती है कि सर इसमें जायरोस्कोप नहीं है, वाइब्रेशंस नहीं है, और बैलेंसिंग नहीं है। मतलब तीन बड़े बड़े चैप्टर्स, जायरोस्कोप तो छोटा मान लो, अगर वाइब्रेशंस नहीं है मेंशन, गवर्नर मेंशन, सॉरी बैलेंसिंग मेंशन नहीं है, मतलब बैलेंसिंग और गवर्नर, सॉरी बैलेंसिंग और वाइब्रेशंस मेंशन नहीं है एज सच सिलेबस में। मैंने देखा है सिलेबस, एज सच सिलेबस में कहीं पर भी मेंशन नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट है कैम एंड फॉलर, कैम मेंशन है, कैम एंड फॉलर, कैम मेंशन है। हाँ, क्वेश्चन सो पूछता है, देखो नहीं, अब स्टूडेंट होता है, मैं पढ़ा दूंगा, स्टूडेंट देखेगा सर ये क्यों पढ़ाया, ये तो सिलेबस में नहीं है। आप मेंटेलिटी थोड़ा चेंज करो, हम जो पढ़ा रहे होते हैं पुराने पेपर देख के पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है ना। ऐसे तो मटेरियल साइंस में नहीं है, मटेरियल साइंस का क्वेश्चन पूछा है,
तो क्या कर सकते हैं हम? ऑटोमोबाइल का कुछ पार्ट है, ऑटोमोबाइल का कहाँ पार्ट है यार? कुछ भी नहीं है, ऑटोमोबाइल का कोई पार्ट नहीं है इसमें, नहीं है, नहीं 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 ना। एक मिनट, आप लोग खुद देख लीजिए सिलेबस खोल के। ठीक है गाइस? तो गाइस देखो, मैकेनिकल कैम फॉलोअर हो गया, मैकेनिकल वाइब्रेशन मतलब वाइब्रेशन और बैलेंसिंग एज सच नहीं दिया है। तो क्या चाहते हो मैं लिख दूं, पढ़ना है क्या बता दो, मैं पढ़ा दूंगा। अब आपकी मर्जी है, बैलेंसिंग आपको पढ़ना है। आई थिंक सो बैलेंसिंग के क्वेश्चंस तो दिख रहे थे, एंड वाइब्रेशन, ठीक है, मेंशन नहीं है ये, बाकी सभी के बारे में मेंशन किया हुआ है। आई थिंक सो बैलेंसिंग से क्वेश्चन था इस लास्ट ईयर, लास्ट टू लास्ट ईयर आई थिंक पूछा था। ठीक है ना, मैं इसको इस पेयर में रख लेता हूं, लिख लेता हूं, पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। पहले जो स्पेशली मेंशन है उसको एंड करते हैं, देन वी विल मूव टू द दिस टॉपिक। ठीक है ना, जायरोस्कोप आता भी नहीं है, कोई बड़ा चैप्टर भी नहीं है, बाकी सब मेंशन है अपने को, ठीक है। आई होप सिलेबस समझ में आ गया होगा, पढ़ा देंगे, ठीक है। हाँ, एनसीएल के सिलेबस में आ जाओ, ठीक है ना। मैं लिख दिया हूं, ऐसा नहीं, आपको ये मत समझना कि सर ये तो नहीं है, आपने लिख दिया। भाई ठीक है, मैं इधर लिखा हूं, इधर रखा हूं, क्योंकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चल रहा हूं। पूछ दिया क्वेश्चंस तो, क्योंकि मुझे जहां तक यार लास्ट टू लास्ट नहीं, लास्ट टू लास्ट में पूछा गया है, बैलेंसिंग से कुछ क्वेश्चंस थे। मैं एक बार वेरीफाई कर लूंगा, तब मैं इसको पढ़ा दूंगा। अभी पहले तो ये सब्जेक्ट एंड करते हैं, ये टॉपिक जो इतने बड़े बड़े दे रखा है। टॉम से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है और इजी क्वेश्चन होता है। एक बार तुम टॉम के कंसेप्ट को सीख लोगे तो भूलोगे नहीं जिंदगी में। बहुत ही, ये मैंने बोला ना, फिजिक्स से रिलेटेड है। अब कोई बोलेगा सर फिजिक्स नहीं पता, फिजिक्स नहीं पढ़े, तो आपको आपको रॉकेट साइंस नहीं पढ़नी है यहाँ पर, आपको सिंपल फिजिक्स पढ़नी है। और मैं रिलेट करूंगा फिजिक्स से, क्योंकि यहां पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है। क्या बोले टाइम टेबल चेंज कर दिए क्या सर? नहीं नहीं, आप जिस बैच में जो चल रहा है उसके बैच के अकॉर्डिंग चल रहा है, आप देखेंगे आपके अकॉर्डिंग चलेगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है ना, कोई टाइम टेबल चेंज नहीं हुआ है, जिसका जो बैच चल रहा है उस बैच में चलाएगा। हो सकता है सिलेबस, हाँ वही, मैं देख लिया जो आप भेज रहे हो ना, मैं देख लिया, मेरे पास भी है सिलेबस 84 जी। आप देखिए जो मेंशन आपने किया, वो जो आपने भेजा है ना, उसमें मशीन डिजाइन भी इंक्लूड है, ठीक है ना। तो मैं उसमें से मशीन डिजाइन को एलिमिनेट करके टॉम को लिख दिया हूं। वो टॉम है, थ्योरी ऑफ मशीन एंड मशीन डिजाइन, कंसेप्ट ऑफ सिंपल मशीन, 4 बार फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, और बाकी जो पावर ट्रांसमिशन वो मशीन डिजाइन का पार्ट है। तो देखिए ये सारे आपको पढ़ना, ये कंपलसरी है, ये ऑप्शनल है। टाइम मिलेगा हम बता देंगे, क्वेश्चंस देख के इसके बाद पढ़ा इसे दूंगा, पढ़ना चाहिए। अच्छा, बाकी लोगों के लिए भी जाए, गेटिंग माई पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। टॉम बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, बट ध्यान देखिएगा, ये आपको इसमें कंसेप्ट बिल्डअप करने की नीड होगी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, एक बार आपका कंसेप्ट बिल्डअप हो गया, टॉम का जो फेयर होता है कि सर ये बहुत कंसेप्ट खतरनाक कंसेप्ट है, समझ में नहीं आता है, मैं गारंटी कह रहा हूं कि एक बार आप कंसेप्ट बना लो, पढ़ लो ध्यान से, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, ट्रेनिंग हमारे और आपके साथ मैच हो जाएगी। देन आप रियलाइज कि हाँ सर बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, क्वेश्चन लग रहे हैं। हाँ, अरे हाँ, पढ़ाने के लिए आया हूं, ऑब्वियस सी बात है। उस दिन तो आपको बताया था कि आज स्टार्ट होगा, सिलेबस लिख दिया तो स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो चलिए ये कहानी स्टार्ट होती है अब यहां से कि क्या पढ़ना है। इससे पहले, पढ़ने से पहले हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की दुनिया में ले चलते हैं आपको। सर ये क्या मतलब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, ठीक है ना, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी फिजिक्स ही है ना, इसके दुनिया में ले चलते हैं आपको। हाँ, ये दो तरह की चीजें होती है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, आपने गाइस दो तरह का पढ़ा होगा। एक होता है काइनेमेटिक मैकेनिक्स,
एक होता है काइनेमेटिक मैकेनिक्स और दूसरा क्या होता है बाकी पता है आपको? डायनेमिक मैकेनिक्स। दो तरह के मैकेनिक्स आप पढ़ते हो। मैकेनिक्स एक्चुअली है क्या? फिजिक्स के कंसेप्ट को, ठीक है ना सर? तो दो तरह के आपको, अच्छा मैकेनिक्स आना चाहिए इंजीनियर को, मैकेनिक्स आना चाहिए, क्योंकि देखो दो चीजें इंजीनियर को बहुत आती होनी चाहिए, एक मैथ्स दूसरा मैकेनिक्स। मैथ्स और मैकेनिक्स बिल्कुल ब्लड में है इंजीनियर के, क्यों? क्योंकि अगर काटोगे ना तो वहां से मैकेनिक्स निकलेगा या तो ब्लड से मैथ्स निकलेगा, ये दो चीजें तो आती है इंजीनियर को। अब आप कुछ बोलेगा सर हमें नहीं आती, अरे मैं काफी रॉकेट साइंस की बात नहीं कर रहा कि बहुत हाई फाई आने चाहिए, बेसिक पता होनी चाहिए, फोर्स क्या है, मास क्या है, इनर्शिया क्या है, एक्सेलरेशन, इतना तो पता ही होता है ना, इतना पता है मेरा काम चल जाएगा, मैं इससे काम चला लूंगा, ठीक है? देखो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में दो तरह के मैकेनिक्स को डिवाइड किया गया है। इसमें क्या है, एक चीज ये है, तुम चाहे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स करो, फ्लूइड मैकेनिक्स, कोई भी मैकेनिक्स पढ़ो, तुम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ो या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ो, कुछ भी पढ़ो जो आपका मैकेनिक्स का वर्ड लग गया। दो तरह से चीजें हैं, एक तो ऑब्जेक्ट चल रहा है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अपनी जगह से, अप डाउन राइट लेफ्ट राइट, मतलब मूव कर रहा है, लेकिन जो मोशंस इसको लेके जा रहा है वो पता नहीं, क्या रीजन है उसके पीछे नहीं पता है अपने को, ठीक है ना? मैं अगर बोलूंगा सर कैसे, जैसे कि वेलोसिटी है, वेलोसिटी के मतलब मोशन हो रहा है ना, क्या पीछे है इसका लॉजिक क्या है? सर वेलोसिटी है, बस वेलोसिटी है, क्या लॉजिक है इसके पीछे, कौन है इसके पीछे, हु इज द कॉज बिहाइंड द वेलोसिटी? वेलोसिटी इटसेल्फ इज ए कॉज, यही बोलोगे ना? मतलब इसमें क्या होता है, स्टडी, दिस इज व्हाट, स्टडी ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ मोशन without considering, study of motion without considering cause of motion, cause of motion, ये बहुत बड़ी बात है। यहां तो फोर्स की बात ही नहीं कर रहा माय डियर। अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि एक्सेलरेट कर रहा है बॉडी, तो तुम मुझे बताओ क्यों एक्सेलरेट कर रहा है, क्यों कर रहा है एक्सेलरेट, कौन है? मैं कह रहा हूं बॉडी के अंदर वेलोसिटी है, क्यों वेलोसिटी है, बताओ मुझे, आंसर है तुम्हारे पास? कॉज ऑफ मोशन पता है तुम्हें? लेकिन हाँ मोशन हो रहा है बॉडी के अंदर, सबको पता है, दिख भी रहा है, बट रीजन नहीं पता, कॉज ऑफ मोशन नहीं पता। बात समझ रहे हो मेरी बात को? गेटिंग माई पॉइंट? यह नहीं पता है लोगों को, मतलब स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसिडरिंग कॉज ऑफ मोशन। ये क्या होता है, स्टडी ऑफ मोशन विथ कंसिडरिंग cause of motion, yes। यहां पर आपको रीजन पता होगा, जैसे कि इस यहां पर मैं आपसे बोलता हूं कि गाइस, यहां पर आपसे मैं बोलता हूं कि जैसे एग्जाम्पल में बोला, एग्जाम्पल जैसे वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, इसका कोई रीजन नहीं है क्यों हो रहा है मोशन, इसका कोई रीजन नहीं है। लेकिन डायनेमिक ऑफ मोशंस में देखोगे, यहां पर अगर आप देखोगे डायनेमिक्स मैकेनिक्स के अंदर देखोगे, यहां पर कॉज ऑफ मोशन जो होगा, वो कॉज ऑफ मोशंस क्या होगा, यहां पर वो कुछ नहीं है, कॉज ऑफ मोशंस क्या है आपका, फोर्स होगा, ये यहां पर प्रेजेंट रहेगा। मतलब कॉज ऑफ मोशन जो है यहां पर फोर्स प्रेजेंट रहेगा, ध्यान देना, यहां पर फोर्स दिखेगा आपको,
फोर्स दिखेगा सिस्टम के अंदर, मतलब मोशंस मूव कराने के लिए फोर्स उसके पीछे रेस्पॉन्सिबल रहेगा। यहां पर कोई भी फोर्स एविडेंस नहीं मिलेगा, सबूत नहीं मिलेगा कि फोर्स था, फिर भी मोशन हो रहा है बॉडी के अंदर। ये क्या होगा, दो कैटेगरी में ये, दैट इज व्हाट, काइनेटिक मैकेनिक्स एंड डायनेमिक मैकेनिक्स। सर हमें कैसे पता चलेगा कि फोर्स है वहां पर? देखो फोर्स अगर है माय डियर, हमें कैसे पता चलेगा कि फोर्स है वहां पर? अगर देखो तुम्हें यह पता होना चाहिए कि अगर फोर्स है वहां पर, ध्यान से देखिएगा, अगर सिस्टम में फोर्स का पीछे लॉजिक है तो कहीं ना कहीं इसके पीछे जो फोर्स का यूनिट जो होगा वो न्यूटन देखने को मिलेगा। अगर फोर्स होगा तो न्यूटन होगा ना भाई, क्योंकि उसका यूनिट है न्यूटन। अच्छा न्यूटन होगा। अच्छा दूसरा यूनिट क्या होता है इसका, डाइन होता है ना सीजीएस में। अगर सीजीएस में है तो डाइन देखने को मिलेगा, यूनिट देखने को। क्या लैग हो रहा है, एक लेट मी चेक। नहीं ठीक तो है, अब बताना कैसा है, अब ठीक है ऋतिक? अच्छा दूसरा क्या होगा एमके सिस्टम में, एमके सिस्टम में किलोग्राम, क्या हो एमके सिस्टम में क्या होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही होगा ना। तो ये एविडेंसेस मिलेंगे आपको वहां पर, फोर्स के मिलेंगे, या तो न्यूटन दिखेगा, डाइन दिखेगा, या एमके सिस्टम में यही दिखेगा ना, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास किलोग्राम, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही होगा ना। क्लियर? तो याद रखिएगा कि यहां पर आपको फोर्स कॉज ऑफ मोशंस दिखेगा, जिसको डायनेमिक ऑफ मैकेनिक्स बोलते हैं। यहां पर कॉज ऑफ मोशंस नहीं दिखेगा, कोई भी फोर्स का एविडेंस नहीं मिलेगा आपको। जैसे माय डियर ये कैसे मान लू सर, जैसे याद करो ये जो विस्कोसिटी होता है, जरा देखिए विस्कोसिटी, अभी मैं नाम नहीं बता रहा हूं, जिसको मैं म्यू बोलते हैं, ये जो विस्कोसिटी है इसका यूनिट मैं लिख रहा हूं, इसका यूनिट जरा चेक करिएगा, आप खुद ही बोल दोगे क्या हो, ये पास्कल सेकेंड यूनिट होता है। अच्छा पास्कल सेकेंड को तोड़ोगे, पास्कल को तोड़ोगे तो क्या होगा सर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा पास्कल, और ये ऑलरेडी सेकेंड है। देखो न्यूटन दिख गया, अरे न्यूटन दिख गया, मतलब ये जो विस्कोसिटी है ड्यू टू द व्हाट, इसके पीछे फोर्स है, इसके पीछे फोर्स है। इसका मतलब ये क्या है सर, इसका मतलब ये डायनेमिक विस्कोसिटी है। हाँ लिक्विड की प्रॉपर्टी दो होता है ना, डायनेमिक और काइनेटिक दो होता है। कैसे पता चला, देखो ये फोर्स न्यूटन दिख गया, तो ये डायनेमिक विस्कोसिटी है। एक और विस्कोसिटी होता है, एक और विस्कोसिटी होता है जिसको आप न्यू बोलते हो, इसकी वैल्यू म्यू बाय रो होता है, न्यू इक्वल टू म्यू बाय रो होता है। अगर मैं इसकी यूनिट पे जाऊं ना, इसकी मैं यूनिट पे जाऊं ना म्यू की, तो इसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड ना, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। देखो यहां फोर्स का एविडेंस दिखा ना सर, कहीं फोर्स नहीं दिख रहा है, न्यूटन डाइन वाइन कुछ नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये क्या है, दैट इज व्हाट काइनेटिक विस्कोसिटी। ये लिक्विड प्रॉपर्टी है। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि ये डायनेमिक क्यों था, क्योंकि फोर्स था यहां पर। ये काइनेटिक क्यों है, क्योंकि यहां फोर्स नहीं है, यूनिट से पता चल गया। बोलिए ये बात समझ में आई कि नहीं आई यहां तक? आप बोलोगे सर इसका क्या संबंध टॉम से, ये तो मैकेनिक्स में पढ़ाते आप। नहीं हाँ, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि आपका जो मशीन्स का पार्ट है दो तरह के यहां पर भी टॉम होगा, एक काइनेटिक दूसरा डायनेमिक। हाँ ना बोलते जाइएगा तब मजा आएगा। ये बात समझ में आई आपको, कैसे काइनेटिक कौन सा होता है, डायनेमिक कौन सा होता है? अब आओ कहानी का अगला पढ़ो। सॉरी, तो उसी तरीके से हम देखेंगे टॉम। अब स्टार्ट करते हैं अपना, टॉम के भी दो पार्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। काइनेमेटिक्स
ऑफ मशीन, काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन, काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन। दूसरा होता है डायनेमिक ऑफ मशीन। दो तरह की चीजें आपको देखने को मिलेगा, काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन एंड डायनेमिक्स ऑफ मशीन। तो याद करो, आपने कॉलेज में पढ़ा होगा कोम के नाम से। फर्स्ट या एक सेमेस्टर में ये पढ़ते हो कोम, नेक्स्ट सेमेस्टर में आप डोम पढ़ते हो, डायनेमिक ऑफ मशीन। याद आ रहा है कॉलेज की बातें? अलग अलग टोम पढ़ते हो, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। यही लॉजिक है। अच्छा, ये अगेन जाके दो पार्ट में, याद करो, अब टोम तुम्हारा दो पार्ट में टूट गया। एक काइनेटिक, काइनेमेटिक्स ऑफ कॉम मशीन जिसको कॉम बोलते हो, एक डायनेमिक्स ऑफ मशीन जिसको डोम बोलते हो। तो टोम वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 पढ़ते थे। आप समझ आ रहा है, पिक्चर सेट आ रहा है कि सर हम क्यों बता रहे थे? तो अगेन देखोगे ना, ये जाके अगला पार्ट अगेन ये टूटता है, ये दो पार्ट में टूटता है, ठीक है ना। डायनेमिक ऑफ मशीन मतलब जिसको डोम, ये दो पार्ट में टूटता है, एक होता है स्टैटिक, दूसरा काइनेटिक। एक होता है स्टैटिक्स, दूसरा काइनेटिक। गेटिंग माय डियर? हाँ बिल्कुल है, क्लासेस चल रही है, सारी क्लासेस अपने तय समय पे चल रही है डियर। स्टैटिक्स क्या होता है आप बता सकते हैं? स्टैटिक्स ऑफ मशीन, स्थिर। एनीवन और? इसमें स्टैटिक ऑफ फोर्स, स्टडी ऑफ फोर्स पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ फोर्स। इसमें क्या करेंगे सर, और बताओ कोई? स्टडी ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन, एक्टिंग ऑन वेरियस पार्ट, वेरियस पार्ट ऑफ मशीन, वेरियस पार्ट ऑफ मशीन which are अंडर एट रेस्ट। रेस्ट कंडीशन में अगर किसी बॉडी पर फोर्स लग रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम? दैट इज व्हाट, स्टैटिक्स। कोई बॉडी रुका हुआ है, ऐसे है, तुम उस पर फोर्स लगाओ, वो क्या हो जाएगा? अगर रुका हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं? स्टैटिक। जैसे कि तुम्हारा स्ट्रक्चर रखा हुआ है, कोई स्ट्रक्चर बना दिया, उस पर कितने ही फोर्स लगाओ, स्टैटिक है ना, मूव नहीं कर रहा है, कितने भी फोर्स या लोड वेट लगाओ तो वो स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल में बोलूं, स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर हो गया। जैसे मशीन फाउंडेशन, मशीन फाउंडेशन, मशीन फाउंडेशन मतलब जिसके ऊपर मशीन को फाउंड रखा जाता है। ग्रेविटी कैसे होगा? मशीन के ऊपर, जिसके ऊपर जैसे एक होता है उसके ऊपर मशीन रखते हैं, तो बिल्कुल वो फोर्स उस पर लग रहा होता है ना, फाउंडेशन के ऊपर वेट लग रहा होता है ना बॉडी के ऊपर, फाउंडेशन के ऊपर, लेकिन वो मूव कर रहा है क्या फाउंडेशन? नो सर। मतलब फोर्स लग रहा है किस पे? ऐसा बॉडी जो कि रेस्ट पे है। समझ में आया? हाँ, बेड उसी को है। ये क्या होगा? स्टडी ऑफ फोर्स, ये क्या होगा? काइनेटिक्स में क्या होगा? स्टडी ऑफ फोर्सेस व्हिच आर प्रोड्यूस, which are produced, बोलो, study of forces which are produced due to
ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मूविंग बॉडी, इनर्शिया ऑफ मूविंग बॉडी या पार्ट लिख दो, ज्यादा बढ़िया है, मूविंग पार्ट। यहां पर क्या होगा, मूविंग पार्ट पे फोर्स लग रहा होगा, मूविंग पार्ट पे आपका फोर्स लग रहा होगा। क्लियर? हाँ वो तो होता है, ग्रे कास्ट आयरन का बेड होता है, मशीन फाउंडेशन, वो तो मैं तो बात, मशीन फाउंडेशन वही हो गया ना। मेरा कहने का मतलब फाउंडेशन यूं रखा रहेगा, उस पर वेट बॉडी का लगता है, मतलब फोर्स लगता है, फाउंडेशन एक ही जगह रहता है ना। मतलब कोई ऐसा बॉडी जिसपे फोर्स या वेट लग रहा हो बट बॉडी मूव नहीं कर रहा, तो उसको कैसे कैटेगरी में लोगे, स्टैटिक वाले में लोगे। काइनेटिक, ड्यू टू इनर्शिया मूव कर रहा है, वहां पर फोर्स लग रहा है, उसको काइनेटिक बोलते हैं। तो ये आता है डायनेमिक ऑफ मशीन के अंदर। यहां पर आपका कॉज ऑफ मोशन पता होगा, यहां पर फोर्स पता होगा आपको। इस चैप्टर के अंदर, डॉम के अंदर कॉज ऑफ मोशन दैट इज फोर्स पता होगा, यहां पर कॉज ऑफ मोशन नहीं पता होगा, फोर्स। क्लियर? यहां तक कोई परेशानी तो बताइए। यहां तक किसी को कोई परेशानी तो प्लीज लेट मी नो, कमेंट करिएगा तो आइडिया लगेगा कहां तक हम। तो आप समझ रहे हो कि मैंने कैसे लिंक किया इस इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को, हमने थ्योरी ऑफ मशीन में कैसे लिंक किया और दो पार्ट में थ्योरी ऑफ मशीन को तोड़ दिया। सभी बताएंगे गाइस। अच्छा, अब आपको पूरे टर्म के अंदर ना कुछ टर्म्स पता होना चाहिए। आपसे एक टर्म्स यूज होगा बार बार, वो है रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी। सर ये रिजिड बॉडी क्या है, समझ लेते हैं रिजिड बॉडी क्या है। देखो रिजिड बॉडी ना, इसको समझते हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि यह बार बार टर्म रिपीट होगा टर्म के अंदर। ये कोई बॉडी है, समझिए, इस कोई बॉडी है, यहां पर हमने कोई दो पॉइंट ले लेते हैं इस बॉडी के ऊपर, ए पॉइंट और बी पॉइंट यहां पर ले लिया, सोचिएगा। अच्छा, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना कुछ डिफाइन होता है। सपोज के लिए इन दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है, इन दोनों ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है माय डियर, वो सपोज कीजिए वो 3 सेंटीमीटर है। 3 सेंटीमीटर मान लिया, 3 सेंटीमीटर ए और बी के, मतलब किसी बॉडी के ऊपर हमने एक दो पॉइंट्स ले लिए, दोनों के बीच का डिस्टेंस कोई फिक्स है। अब इस बॉडी के ऊपर हम एक फोर्स लगाने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इस बॉडी के ऊपर हम एक कोई फोर्स लगाने जा रहे हैं। सपोज कीजिए मैग्नीट्यूड ऑफ पी। यहां पर अभी हमने क्या हुआ, विदाउट फोर्स पॉइंट मार्क किया, ए बी पॉइंट को देखा, अच्छा 3 सेंटीमीटर दूरी है। अब इसी बॉडी के ऊपर हम किसी फोर्स से इसको खींच रहे हैं, खींच लेंगे। अच्छा, अब कुछ लोगों को लग रहा है कि ये चेंज हो जाएगा, अच्छा देखेंगे। खींचने के बाद, बॉडी को पुल करने के बाद, टेंसाइल लोड लगाने के बाद हम ऑब्जर्व करेंगे कि क्या जो पॉइंट ए है यहां पर और पी पॉइंट बी है, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस चेंज हुआ क्या, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस कितना हुआ है। तो ये हमने आफ्टर अप्लाइंग द लोड हमने ये पाया माय डियर कि दोनों के बोर्ड लोड लगने के बाद भी दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है स्टिल कितना है, 3 सेंटीमीटर है। मतलब यहां पर डिस्टेंस में चेंजेस नहीं देखा गया आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द लोड।
जो पहले डिस्टेंस था दोनों पॉइंट के बीच में, 3 पॉइंट 4 पॉइंट जो भी ले लो, वो आफ्टर अप्लाइड लोड दोनों पॉइंट के बीच में कोई चेंजेस नहीं हुआ। इसका मतलब डिफॉर्मेशन नहीं हुआ। इसका मतलब मैं रिजिड बॉडी को चिल्ला के बोल सकता हूं कि रिजिड बॉडी ऐसा बॉडी है जिसका डिफॉर्मेशन क्या है, 0 है। बात समझ में आई कि नहीं आया, चिल्लाओ। तो रिजिड बॉडी ऐसा बॉडी होता है जहां पर डिफॉर्मेशन 0 होता है। सभी कोई कमेंट करेंगे समझ में आया या नहीं आया। नहीं ऐसा होता है भाई, क्यों नहीं होता, कौन बोल रहा है ये, राणा जी क्यों नहीं होता है? मतलब एग्जैक्टली 0 नहीं होता। अगर कोई मान लो कि 3.11 हो गया तो भाई चेंजेस नहीं होता है। बहुत डिफॉर्मेशन, ऐसा फोर्स बॉडी होगा जिसमें कोई डिफॉर्मेशन होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता? क्या बात कर रहे हैं आप? एक हाथी हो, हाथी को मैं खींच लूंगा क्या? हाथी अपनी जगह में खींच लूंगा क्या? वो डिफॉर्मेशन हो जाएगा उसके अंदर। ये दीवाल है, दीवाल को धक्का आप मार के गिरा दोगे क्या, तोड़ दोगे दीवाल को? ना, आपके लोड की वजह से दीवार रिजिड बॉडी है, लेकिन अब वही अगर जेसीबी लाएंगे तो वो टूट जाएगा। वो लोड के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। समझ गए ना? एक तो हो गया रिजिड बॉडी, दूसरा होता है, दूसरा टर्म आपको परेशान करेगा, रेजिस्टेंट बॉडी। रेजिस्टेंट बॉडी, ठीक है ना? जैसे रिजिड लड़का होता है ना, जैसे रिजिड लड़का है, मतलब उसको कितना ही बोलो वो नहीं पड़ेगा, रिजिड है, उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। मतलब कितना ही धक्का दे दो, कहानी सुना लो, गाने सुना लो, पीट दो, गाली दे लो, कुछ भी कर लो, समझा दो, बट वो नहीं पढ़ेगा। वो रिजिड हो गया, वो रिजिड है, बोलते बहुत रिजिड है ये। उसी तरह से ये बॉडी रिजिड है भाई, इस लोड पे वो कुछ हो ही नहीं रहा, फर्क ही नहीं पड़ रहा, रिजिड बॉडी है वो। रेजिस्टेंट बॉडी, चलिए आ जाओ अब। अच्छा देखना, ये बॉडी को बिल्कुल लटका दिया यहां पर। अब क्या होगा, यहां पर हम इस बॉडी के ऊपर ना थोड़ा सा एक लोड लगाएंगे, तो माय डियर देखोगे ना कि कुछ लिमिट तक ये बॉडी हुआ, जैसे यहां तक ये गया, यहां तक गया, उसके बाद बोला इसके बाद नहीं जाएगा, रुक गया, मतलब नीचे की ओर, इसके बाद ये नहीं गया। आप लोड लगा दिए बेशक, माना कि आपने फोर्स लगा दिया, आपने फोर्स लगा दिया यहां पर, लेकिन एक लिमिट के बाद ना ये नीचे की तरफ नहीं जा रहा है। मतलब ये, मतलब यहां से अगर कुछ लोड इस बॉडी के ऊपर लोड लगा के खींच रहे हो ना, फोर्स लगा के, तो ये थोड़ा सा गया, उसके बाद करा ना, आगे नहीं जाऊंगा, रजिस्टेंट, रोक लिया, रजिस्टेंट रजिस्ट कर रहा है, रोक रहा है, रजिस्ट कर रहा है। जैसे मैं इसको धक्के दूंगा वॉल को, तो वॉल नहीं गिरेगा, क्यों? क्योंकि वो हमारी लोड को रोक रहा है। समझ गया? मतलब माय डियर, इसका मतलब यहां से यहां तक अगर आप देखोगे, इसका मतलब यहां से यहां तक डिफॉर्मेशन हुआ था। इसका मतलब यहां से यहां तक आपका डिफॉर्मेशन हुआ था। जी हां सर। यहां से यहां तक का डिफॉर्मेशन हुआ था, इसके बाद कहा ना आगे नहीं जाऊंगा, मतलब नो डिफॉर्मेशन। मतलब यहां पर इसके बाद की बात, कहानी ये हुई कि इसके बाद नो डिफॉर्मेशन, मतलब फ्रॉम हियर,
नो फर्दर डिफॉर्मेशन। इसके बाद तुम अगर खींच नहीं पाओगे इसको नीचे, इसके बाद फर्दर डिफॉर्मेशन नहीं होगा, मतलब इट स्टार्ट रजिस्टिंग। अब आपको रोकने लगा ये, मतलब यहां के बाद इट स्टार्ट रजिस्टिंग, ये रजिस्टिंग है, मतलब डिफॉर्मेशन नहीं होने देगा, इसके बाद नहीं होने दे रहा है। तो इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस बॉडी के अंदर माय डियर डिफॉर्मेशंस आपका जीरो नहीं होता है। डिफॉर्मेशंस मतलब यहां पर जीरो नहीं होगा, डिफॉर्मेशन यहां पर जीरो नहीं होगा। रिजिड बॉडी में तो जीरो हो जाता है, बट यहां पर डिफॉर्मेशन जीरो नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जीरो नहीं होगा, डिफॉर्मेशन होगा। मतलब इसको बोल सकते हैं कि पार्शियली डिफॉर्मेशन, वो जो एक्चुअल में जीरो नहीं होता है। बात समझ में आई कि नहीं है बताइए? दो टर्म समझ में आया? ये दो टर्म बार बार रिपीट होगा आपके पूरी थ्योरी ऑफ मशीन में। बताइए, दोनों टर्म समझ में आया? ठीक है, अब आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी कि सर रिजिड बॉडी क्या है। रिजिड बॉडी, रेजिस्टेंट बॉडी, ठीक है। रिजिड बॉडी, रेजिस्टेंट बॉडी। नाउ अब स्टार्ट करते हैं आगे की कहानी, एक एक टर्म पहले समझेंगे। अब ये जो मैकेनिक्स होती है वो क्या होता है? जैसे कि मैकेनिक्स आप लोग अभी तो पढ़ाया, मैकेनिक्स क्या होता है? सॉरी, मैकेनिक्स तो पढ़ा दिया ना। मैकेनिज्म क्या होता है? सॉरी, मैकेनिज्म, मैकेनिक्स तो पढ़ा दिया। मैकेनिज्म क्या होता है? कोई बताएगा व्हाट इज अ मैकेनिज्म? मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिक्स नहीं, नॉट मैकेनिज्म, मैकेनिज्म क्या है? एनीवन? देखो, मैकेनिज्म वो होता है जिसमें दो रिजिड या आपका रेजिस्टेंट बॉडी के बीच में रिलेटिव मोशन होगा। ये मैकेनिज्म है ना, क्योंकि एक ही है ये बॉडी, एक नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, कोई बात कर समझते हैं। जैसे कि मान लो मेरे पास, सपोज कर लेना, कहां गया कुछ एक मिनट रुकिएगा, कुछ है ये इंस्ट्रूमेंट। जैसे इसको समझो, ये फिंगर ये है, ये मैकेनिज्म बनाएगा ना, ये तो सिंगल लिंक है। ये दोनों मैकेनिज्म बनाएगा, ये पेन और ये मेरा फिंगर बनाएगा? हाँ बनाएगा, क्योंकि मेरा फिंगर और ये पेन के बीच में रिलेटिव मोशन है। देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ऐसे। मतलब रिलेटिव मोशन, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव करना चाहिए, मूव करना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक दूसरे के रिस्पेक्ट में उसको मूव करना चाहिए, उसको मैकेनिज्म कहते हैं। मतलब इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, ध्यान से पहले लिखते हैं, समझ में आया कि नहीं? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिड और रेजिस्टेंट बॉडी
It is a combination of rigid or resistant body so shape are connected that they move upon बॉडी के पार्ट। हाँ, अभी आते हैं बॉडी का। मूव अपॉन ईच अदर, मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में विथ डेफिनेट रिलेटिव। ये बहुत भारी भरकम शब्द है। अगर ये नहीं हुआ तो मैकेनिज्म नहीं होगा। जैसे ये मैं फिंगर बोल रहा हूं, जैसे अच्छा देखो ये घुटना, ये वाला हाथ होता है ना आपका, ये वाला, जैसे मैं इसकी बात कर रही हूं, ये मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन मैं ये वाला पार्ट जो कर रहा हूं, क्या बोलते हैं इसको, कलाई बोलते हो ना, ठीक है ना। ये वाला एक लिंक, ये वाला और एक ये, देखो इसके रिस्पेक्ट में मूव कर रहे हैं, मैकेनिज्म है। इसमें कुछ और मोशन दोगे तो ये कुछ और मोशन, यहां पर मोशन दोगे यहां जाएगा, मतलब ये मैकेनिज्म का पार्ट है। दिस इज अ पार्ट ऑफ मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म मतलब रिलेटिव मोशन होना चाहिए, पार्ट्स में मूव करना चाहिए। अगर मूव नहीं किया एक रिस्पेक्ट में तो नहीं होगा वो। अब तुम बता लो कौन कौन से बॉडी के पार्ट मूव करते हैं, ठीक है ना। अब तुम बॉडी के पार्ट समझ लो कौन कौन से पार्ट, जैसे ये वाला मैकेनिज्म मूव कर रहा है ना इसके रिस्पेक्ट में, देख लो। एक पार्ट ये होगा, देखो एक लिंक ये है, दूसरा लिंक। आप बोलोगे सर लिंक है, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा भाषा क्या है। देखो इसमें मूवमेंट होगा, अगर तुम इसको इधर घुमाओगे या इधर घुमाओगे तो मूवमेंट आपको देखने, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव करेंगे, तभी ये क्या हो जाएगा, मैकेनिज्म बनेगा। बात समझ में आई कि नहीं सर, बताना जरा, चिल्लाओ। ये टर्म स्टार्ट हो रहा है अभी, एक एक वर्ड समझ लोगे तो बिल्कुल टर्म मजा आ जाएगा। मैकेनिज्म के बाद आता है सर मशीन। मशीन कौन बताएगा मशीन क्या होता है? बताओ क्या होता है मशीन? इसमें मशीन कौन है, मैकेनिज्म कौन है, जरा बताना। इसमें मशीन कौन है, मैकेनिज्म कौन है? मशीन ह्यूमन के कमसोल को अरे यार ये सब बच्चों वाली बात है। मशीन वो है सर जो कि ह्यूमन एफर्ट को कम करता है, हमारे काम को जल्दी कर दे। अरे बच्चों वाली बात है ये सब, इंजीनियर ऐसे नहीं देता जवाब। मशीन वो है पेन से जिप से, पैंट के जिप से लेकर पैंट के टिप तक। ये क्या जवाब हुआ? बताना इसमें से मशीन कौन है, मैकेनिज्म कौन है, या दोनों कौन है? बताओ, कुछ समझ में आ रहा है? बोथ और मशीन। अच्छा देखो ये जो है ना, एक्चुअली अगर मैं बात करूं माय डियर, तो ये देखो एक लिंक ये है, ये ऐसे घूमेगा, और दूसरा ये है, इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है। सर कैसे कैसे? देखो ये घूम रहा है और ये ऐसे ऐसे होता रहेगा इस पे, इस डायरेक्शन से, मतलब इसके रिस्पेक्ट में क्या है, रिलेटिव मोशन है कि नहीं? तो ये क्या हो गया सर, मैकेनिज्म हो गया। दिस इज योर मैकेनिज्म, मैकेनिज्म।
दिस इज व्हाट मैकेनिज्म, नॉट मशीन, दोनों नहीं है, ये मैकेनिज्म है। मशीन वो होता है जिसपे इनपुट दोगे ना तो आप जो चाह रहे हो वो आउटपुट मिलेगा, डिजायर आउटपुट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब मशीन वो होगा, मशीन किस लिए यूज करते हैं, मतलब इट इज अ मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म है और कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिज्म, बहुत सारे मैकेनिज्म का कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिज्म व्हिच ट्रांसमिट फोर्स by using which transmit forces by using input power to input power to produce some desired आउटपुट। डिजायर आउटपुट मतलब समझते हो, यूजफुल वर्क, कुछ इनपुट दोगे ना उसमें आउटपुट मिलेगा तो वो मशीन हो जाएगा जो आप चाह रहे हैं। जैसे यहां पर बोल रहे हैं ये सिलाई मशीन है ना भाई, इसमें इनपुट दोगे, पैर से चलाते हैं, इनपुट देते हो तो ये घूमने लगता है, तो यहां पर आपका सिलाई शुरू कर देता है। अब इलेक्ट्रिक आ गया, अब इलेक्ट्रिक का जमाना है तो इलेक्ट्रिक से घुमाते हैं इसको मशीन को, तो यहां पर आउटपुट, आपका आउटपुट मिल रहा है ना यहां पर बहुत सारे मैकेनिज्म काम कर रहा होगा। मतलब मशीन्स के अंदर नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिज्म होता है, तो आप उसका इनपुट दोगे तो आपको आउटपुट मिलेगा, तो वो क्या हो जाता है आपका, दैट इज ये मशीन है। अब बात समझ में आया कि नहीं बोलो? क्लियर? तो माय डियर, दो लिंक है, वन, और दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है, जी हाँ सर, मतलब मैकेनिज्म है, जी हाँ सर। तो ये मशीन कब बनेगा, जब इस पे इनपुट दोगे तो आपको इनपुट अगर इस पे दिया आपने तो आपके मन चाहा जो डिजायर्ड आउटपुट अगर मिल गया तो ये आपका मशीन हो जाएगा। अब बोलो, भूलोगे तो नहीं? मतलब आप इनपुट दिए, आप जो चाह रहे हो इससे वो आपका काम करके दे रहा है, तो वो आपके लिए वो मशीन हो जाएगा। तो इसका मतलब शॉर्ट में ये हुआ सर, आप ये कहना चाहते हैं मुझसे कि जो मैकेनिज्म है अगर उसको मैं यूटिलाइज कर लूंगा, अगर मैं यूटिलाइज कर लूंगा, अपने काम के लायक बना लूंगा, यूटिलाइज इट, तो सर आपके अकॉर्डिंग ये मशीन हो जाएगा? हाँ सर हो जाएगा ये मशीन। जैसे रोबोट बनाते हो ना, रोबोट में क्या होता है, उसको जो इंस्ट्रक्शन दोगे वो काम करके दे देगा आपको, वो आपके लिए मशीन हो जाएगा। तो मैकेनिज्म में अगर उसको यूटिलाइज कर लोगे, अपने काम में ले लोगे, तो वो मशीन बन जाता है। से दिस, बोलो, घुसा खून के अंदर कंसेप्ट? यही सब पूछता है आपके एग्जाम में। अब बच्चे तुम रट वट के जाओगे तो फिर तो क्या ही होगा, ठीक है?
मजा आया क्लास में? समझ में आया? कुछ ज्ञान की बातें समझ में आई कि क्या है मतलब? टफ है क्या टॉम? और लेक्चर होने दो, फिर देखो चीजें बिल्कुल सिंपल कर दूंगा। बहुत बढ़िया, मक्खन की तरह एकदम क्वेश्चन ठकाठक लगेगा। बट नीड टू बी प्रेजेंट क्लासरूम। क्लास को आपको सीरियस लेना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम आपको देना है, समझना आपको है। ठीक है, मेरा काम है आपको सिंपल वे में समझाना। ठीक है ना? तो नेक्स्ट क्लास से दोनों में डिफरेंस लिख दूंगा और भी चीजें आगे बढ़ाऊंगा मैं। जर्नी ऑफ मशीन विल बी स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट क्लासेस। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है अगली क्लास में आपको। ठीक है ना? आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। सो फिलहाल के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।